अस्सलामुअलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू। आप देख रहे हैं मेरा यूट्यूब चैनल और मैं हूं गुलाम नबी मदनी। सऊदी अरब के वली अहद मोहम्मद बिन सलमान ने तुर्की का दौरा किया है और तुर्क सदर तैयब उर्दवान से अहम मुलाकात की है। जो सऊदी अरब के वली अहद हैं शहजादा मोहम्मद बिन सलमान, इन्होंने तुर्की का ये दौरा तकरीबन 5 साल के बाद किया है। तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान ताल्लुकात पिछले 5 सालों से कशीदा थे, ख़राब थे। बिलखुसूस जब से कतर का बाइकआउट किया गया, और यह बाइकआउट किया गया था सऊदी अरब और यूएई और दीगर अरब मुल्कों की जानिब से, जिसके बाद सऊदी अरब, मुत्तहिदा अरब इमारात और इसी तरह से मिस्र और दीगर मुल्कों के तुर्की के साथ ताल्लुकात कशीदा हो गए थे। और फिर आपने ये बात भी देखी कि आज से कई साल पहले जो सऊदी अरब के एक मशहूर सहाफ़ी थे जमाल खाशोगी, जो अमरीकी अखबार के अंदर वाशिंगटन पोस्ट के अंदर कॉलम लिखा करते थे, उनको इस्तंबुल के अंदर तुर्की में सऊदी सफारत खाने के अंदर कत्ल कर दिया गया था। जो जमाल खाशोगी का कत्ल था, इसका इल्ज़ाम बराह रास्त मोहम्मद बिन सलमान पर लगाया गया था कि मोहम्मद बिन सलमान इसके अंदर मुलव्विस हैं और उनकी हिदायत पर जमाल खाशोगी को बहीमाना अंदाज में कत्ल किया गया। यानी उनकी लाश तक नहीं मिली, उनकी लाश को केमिकल के ज़रिए से उनके जिस्म को पिघला दिया गया और आज तक नहीं पता कि उन्हें कैसे कत्ल किया गया है। तो ये दो बड़े इशू थे जिसकी वजह से तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान बड़ी कशीदगी थी, बड़ा तनाव था। और आप जानते हैं कि सऊदी अरब और तुर्की ये दुनिया के मुसलमानों के दो अहम मुल्क हैं और मुस्लिम दुनिया इन दोनों मुल्कों से ख़ास अकीदत रखती है। तुर्की से इस वजह से कि क्योंकि तुर्की ने खिलाफत उस्मानिया के ज़रिए से मुसलमानों पर तकरीबन 800 साल हुकूमत की है। सऊदी अरब से इस वजह से क्योंकि सऊदी अरब के अंदर मुसलमानों की मुक़द्दस तरीन जो इबादत गाहें हैं मक्का और मदीना वो मौजूद हैं। मस्जिद नबी मौजूद है, मस्जिदुल हराम मौजूद है, बैतुल्लाह शरीफ मौजूद है, उसके अलावा तारीख़ी चीज़ें वहाँ पर मौजूद हैं। तो नाज़रीन किराम, अब एक बड़ा जो चेंज आया है तुर्की की खारजा पॉलिसी में, उसमें उर्दगान ने यह कहा कि अब हमें दुनिया के साथ, यानी वो ममालिक के जो हमारे मुखालिफ हैं, उनके साथ दोस्ती करनी चाहिए। इस सिलसिले में जो डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी की मिस्र में हुकूमत है, उससे सबसे पहले ताल्लुकात शुरू किए गए। डिक्टेटर अब्दुल फत्ताह सीसी जो मिस्र के सदर हैं, ये मोहम्मद मुर्सी को कत्ल करने के बाद और उनकी हुकूमत का तख्ता उलटने के बाद मिस्र पर इक़्तिदार में आए। कहा जाता है कि पसे पर्दा बहुत से अरब मुल्कों ने सीसी की मदद की, अरबों डॉलर दिए। तो बहरहाल नाज़रीन किराम, ये सारा मामला अलग है। तो जो तुर्की है उसने अपनी खारजा पॉलिसी के अंदर बड़ी चेंज लाई, मिस्र के साथ ताल्लुकात शुरू कर लिए और इसी तरह से यूए के साथ ताल्लुकात बहाल कर लिए और अब सऊदी अरब के साथ भी ताल्लुकात बहाल हो गए हैं। मोहम्मद बिन सलमान ने जो तुर्की का विजिट किया है, इससे पहले वो मिस्र भी गए हैं, उर्दन भी गए हैं और फिर वो तुर्की गए हैं। इन 3 मुल्कों का दौरा उन्होंने एक साथ किया है। तो तुर्की का जो दौरा है मोहम्मद बिन सलमान का, ये सऊदी अरब और तुर्की इन दोनों के दरमियान जो ताल्लुकात हैं उनकी बहाली के साथ साथ मुस्तकबिल के अहम फ़ौजी और अहम सियासी मुआशी मुआहिदों के हवाले से बड़ा अहम रहा है। ये जो मोहम्मद बिन सलमान का दौरा तुर्की हुआ है, इस दौरे के दौरान कहा जाता है कि 10 साल का एक अहम मुआहिदा हुआ है तैयब उर्दवान और मोहम्मद बिन सलमान के बीच। अब ये 10 साल का मुआहिदा क्या है, इस हवाले से जो एलामिया है उसमें तो सारी चीज़ें नहीं बताई गई हैं। उसमें तो जो मीडिया के लिए जो चीज़ें रिलीज़ की गई हैं सिर्फ वही उनका जिक्र है कि मुआशी एतबार से, टेक्नोलॉजी के एतबार से, दिफा के एतबार से और तालीम के हवाले से, कल्चर के हवाले से, सियाहत के हवाले से और आलमी मसाइल के हवाले से तुर्की और सऊदी अरब एक दूसरे के साथ मिलकर ताउन करेंगे। सिर्फ इतना कहा गया है। लेकिन अंदर के ज़रा ये बता रहे हैं, अंदर से जो खबरें हमारे पास पहुंची हैं वो ये हैं कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान एक ऐसा फ़ौजी मुआहिदा हुआ है जिस मुआहिदे के ज़रिए से सऊदी अरब को भी फ़ायदा होगा और तुर्की को भी फ़ायदा होगा। आप जानते हैं सऊदी अरब के पास पैसा बहुत ज़्यादा है, पेट्रोल दुनिया में सबसे ज़्यादा सऊदी अरब बेचता है और सऊदी अरब पैसे के एतबार से सऊदी अरब को कभी कोई मुश्किल नहीं रही है। लेकिन सऊदी अरब के लिए जो एक सबसे बड़ी मुश्किल है, जो उनका एक वीक पॉइंट है, वो ये है कि उनके पास असलहा नहीं है।
ना उनके पास असलहे की फैक्ट्रियाँ हैं, ना उनके पास साइंटिस्ट हैं, ना उनके पास इस तरह से टेक्नोलॉजी के इदारे हैं, और ना ही उनके अपने मुल्क के अंदर असलहा उस तरह से तैयार हो रहा है या हो सकता है। अगरचे अब इतलात हैं कि वहाँ पर न्यूक्लियर जो प्लांट्स हैं वो भी लगा दिए गए हैं। तो अब जो मोहम्मद बिन सलमान की पिछले 4-5 सालों से जो हुकूमत है, इस हुकूमत ने बड़ी तब्दीलियाँ की हैं और सऊदी अरब के अंदर न्यूक्लियर प्लांट्स के साथ साथ गोला बारूद, असलहा, टेक्नोलॉजी और बाकी चीज़ें अपने मुल्क में तैयार करने की जो कोशिशें हैं वो शुरू हो चुकी हैं। और अमरीकी अखबारात के अंदर ये बातें छपती रही हैं कि चाइना और रशिया सऊदी अरब को ताउन कर रहा है और न्यूक्लियर प्लांट लगाकर एटमी हथियार सऊदी अरब भी तैयार कर रहा है। ये खबरें भी सामने आ चुकी हैं। लेकिन बहरहाल काम इस वक्त सऊदी अरब को असलहे की बड़ी ज़रूरत है, दिफा की बड़ी ज़रूरत है। अमरीका के सदर जो बाइडन के साथ वली अहद मोहम्मद बिन सलमान के जो गुज़श्ता 1.5-2 साल ताल्लुक हैं वो इतने अच्छे नहीं रहे हैं। अमरीका ने अपना असलहा, फ़ौजें सऊदी अरब से निकालना शुरू कर दी थी और पैसे अमरीका लेता था, जो फ़ौजी भेजता या अपना जो डिफेंस है, एयर डिफेंस सिस्टम है वो लगाता, पैट्रियट मिसाइल सिस्टम और दीगर चीज़ें, उनके पैसे सऊदी अरब से अमरीका वसूल करता था। तो अब जो एक बड़ी डेवलपमेंट सामने आ रही है कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान जो एग्रीमेंट हुआ है वो ये है कि तुर्की अपने ड्रोन तैयारे, जिसमें बेरकदार है, इकिंची है और इसके अलावा दीगर ड्रोन तैयारे हैं, ये सऊदी अरब को फराहम करेगा। तुर्की ड्रोन तैयारों में दुनिया के अंदर टॉप का मुल्क है। पहले ये दूसरे नंबर पर है। तुर्की के ड्रोन तैयारे मुख्तलिफ जंगों के अंदर बड़े बड़े कारनामे सर अंजाम दे चुके हैं, इसलिए दुनिया के अंदर तुर्की के ड्रोन तैयारों की बड़ी मांग है। तो तुर्की ने सऊदी अरब को ड्रोन तैयारे देने का फैसला किया है और इस सिलसिले में मुआहिदा हो गया है। और साथ साथ तुर्की बाहरी जहाज़ बनाने में भी दुनिया में बड़ा मशहूर है, तो बाहरी जहाज़ भी सऊदी अरब को तुर्की बनाकर देगा। और सबसे बढ़कर तुर्की के अंदर जो जंगी जहाज़ हैं उनके बनाने के अमल को भी तेज़ किया गया है। कहा जाता है कि तुर्की चाइना की मदद से, रशिया की मदद से F-35 जो अमेरिका के ख़तरनाक, दुनिया के सबसे बड़े ख़तरनाक जंगी जहाज़ हैं, उनकी तर्ज का ना सिर्फ जंगी जहाज़ बना रहा है बल्कि उस तरह की तर्ज का दुनिया का टॉप का ड्रोन तैयारा भी बना रहा है। तो उस सिलसिले में सऊदी अरब को भी शामिल कर लिया गया है। और साथ साथ तुर्की ने तकरीबन 12 से ज़ायद मुल्कों के अंदर फ़ौजी अड्डे बना रखे हैं। इस पे नाज़रीन काम कतर भी है, सोमालिया भी है और इसके अंदर सूडान भी है, अलजायर भी है और इसी तरह से लीबिया भी है और इसके अलावा नाज़रीन काम आज़रबाईजान है और अफ्रीका के कुछ दीगर ममालिक हैं जहाँ पर तुर्की के फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। तो इतलात ये आ रही हैं कि इस मुआहिदे के दौरान, इस विज़िट के दौरान, यानी वली अहद का जो विज़िट है, इस दौरान ये भी एक मुआहिदा हुआ है कि तुर्की सऊदी अरब के अंदर फ़ौजी अड्डा बनाएगा। फ़ौजी अड्डा बनाने का जो मकसद है वो ये है कि सऊदी अरब के दिफा के लिए तुर्की अपनी फ़ौजें दे, असलहा दे और सऊदी अरब की मदद करे। इससे पहले अमेरिका के, बरतानिया के सऊदी अरब के अंदर फ़ौजी अड्डे मौजूद हैं। तो अब इतलात ये आ रही हैं कि तुर्की वहाँ पर फ़ौजी अड्डा बनाएगा और सऊदी अरब को ना सिर्फ दिफाई तौर पर सपोर्ट करेगा बल्कि तुर्की ने यह भी फैसला किया है कि सऊदी अरब को जो फ़ौजी ट्रेनिंग है, फ़ौजी तरबियत है, वो भी दी जाएगी। अगरचे इससे पहले सऊदी अरब पाकिस्तान से फ़ौजी ट्रेनिंग भी लेता है और फ़ौजी जो मदद है वो भी लेता है, लेकिन बहरहाल तुर्की के साथ ये चीज़ें तय हो गई हैं। तो इन सारी चीज़ों को देखकर लग ये रहा है कि सऊदी अरब और तुर्की एक दूसरे के बहुत करीब आ चुके हैं। और दूसरी तरफ से अगर हम बात करें तुर्की की, तो तुर्की के पास सब कुछ है, लेकिन तुर्की माशी एतबार से बड़ा प्रेशर में है। तुर्की की इकॉनमी को बड़ा प्रेशर है। अभी चंद महीने पहले जो तुर्की और यूएई के दरमियान 10 साला एग्रीमेंट हुआ है, उसके अंदर $10 अरब यूएई ने तुर्की के अंदर इन्वेस्ट किए हैं। और इसी तरह से इतलात ये हैं कि सऊदी अरब भी तुर्की के अंदर इसी तरह की मिक़दार में इन्वेस्टमेंट करने जा रहा है। तो इससे तुर्की को एक तरह से मुआशी तौर पर फ़ायदा होगा। और आप ये बात अच्छी तरह से जानते हैं कि अभी तुर्की के अंदर इलेक्शन का ज़माना है और इलेक्शन में उर्दगान के जितने मुखालिफिन हैं वो इकट्ठे हो गए हैं। तो उर्दगान के सारे मुखालिफिन जो इकट्ठे हुए हैं वो बड़े पुरुमीद हैं कि हम उर्दगान को इस बार ज़रूर हरा देंगे। लेकिन उर्दगान ने अब अपनी सियासत में बड़ी चेंज की है। उसने अपने नाराज़ जो लोग थे, दोस्त थे, उनको राज़ी करना शुरू किया है और जो नाराज़ मुस्लिम कंट्रीज़ थे उनको राज़ी करके अपने साथ मिलाना शुरू कर दिया है, ताकि लोगों को इलेक्शन के अंदर यकीन दहानी करवाई जाए कि मुआशी तौर पर अब तुर्की स्टेबल है।
तो ये सारी चीज़ें तुर्की के और सऊदी अरब के बीच तय हो गई हैं। अच्छा ये नाज़रीन किराम, यहाँ पर एक बड़ा सवाल है जो आम तौर पर माशरे के अंदर हर शख्स पूछता भी है और मुझसे भी ये सवाल कई बार पूछा गया। वो ये है कि क्या 2023 के बाद तुर्की सऊदी अरब पर कंट्रोल हासिल करेगा, यानी मक्का और मदीना ये तुर्की के कंट्रोल में चले जाएंगे? ये बहुत सवाल मुझसे पूछा गया, क्योंकि बहुत से लोगों के जहनों के अंदर ये सवाल आता है और ये मीडिया पर भी चलता रहा है कि 2023 से वो साल है जब तुर्की यूरोप पे अमेरिका, रूस और बाकी मुल्कों के साथ जो 100 साल कबल किए गए एक 100 साला मुआहिदा था उससे तुर्की आज़ाद हो जाएगा। इस मुआहिदे को मुआहिदा लोज़ान कहा जाता है और इस मुआहिदे के दीगर नाम भी हैं। अब ये जो कहा जाता है कि 2023 में तुर्की के 100 साला मुआहिदे ख़त्म हो जाएंगे, ये बात तो दुरुस्त है कि तुर्की ने जो यूरोप है और रूस है और बरतानिया और अमेरिका और बाकी मुल्कों से जो मुआहिदा किया था आज से 100 साल पहले, उसके अंदर यह था कि जो तुर्की की समंदरी हदूद हैं, आबनाए बास्फोर्स है और बाकी जो समंदरी गुजरगाहें हैं, उनमें तुर्की किसी से कोई टैक्स नहीं लेगा, उनको आज़ादाना तरीके से नकलो हरकत की इजाज़त दी जाएगी। तो इस तरह का ये मुआहिदा था और इसके अलावा उसके अंदर कुछ ज़ैली बाकी चीज़ें भी हैं जो तुर्की के अपने फ़ायदे के लिए हैं माशी तौर पर। लेकिन कहीं पर यह मुआहिदा नहीं हुआ कि 100 साल के बाद तुर्की मक्का और मदीना का कंट्रोल हासिल कर लेगा। आप जानते हैं नाज़रीन किराम, खिलाफत उस्मानिया के ज़माने में मक्का और मदीना का कंट्रोल सऊदी अरब के पास था, लेकिन फिर जब खिलाफत उस्मानिया के ख़िलाफ़ बगावत हुई, इंतशार हुआ, फसाद हुआ, तो सऊदी अरब के अंदर भी बगावत हुई, मिस्र के अंदर भी हुई, बाकी जगहों पर भी हुई और खिलाफत उस्मानिया यहाँ से टूट गई। और उसके बाद से आले सऊद जो इस वक्त हुक्मरान हैं उनके पास मक्का और मदीना का कंट्रोल चला गया और पिछले 100 साल से, बल्कि उससे भी ज़्यादा अरसा हो गया है, ये सऊदी अरब के कंट्रोल में है। तो इसलिए ये कहना कि मक्का और मदीना तुर्की के कंट्रोल में जाएगा 2023 के बाद, ये गलत बात है। ऐसा कोई मुआहिदा ना तो है और ना ही ऐसा मुमकिन है। मक्का और मदीना का कंट्रोल का मतलब यह है कि सऊदी अरब और तुर्की के दरमियान अगर कोई जंग हो तो फिर ही जाकर मक्का और मदीना का कंट्रोल तुर्की के पास जा सकता है। और मैंने आपको अभी शुरू में बता दिया कि तुर्की और सऊदी अरब के दरमियान तो अभी अच्छे मुआहिदे हो रहे हैं। तो जो मुआहिदे फ़ौजी एतबार से भी हैं, जो सियासी एतबार से भी हैं, मुआशी एतबार से भी हैं। हाँ, हम ये कह सकते हैं कि अगर तुर्की सऊदी अरब के अंदर फ़ौजी अड्डा बनाए, फ़ौजी मुआहिदे करे, तो ऐन मुमकिन है तुर्की को एक तरह से मक्का और मदीना के दिफा का भी मौका मिल जाएगा। वैसे तो पूरी मुस्लिम दुनिया मक्का और मदीना के दिफा की बातें करती है, लेकिन अमलन जब तुर्की की फ़ौजें सऊदी अरब के अंदर होंगी तो फिर मक्का और मदीना की जो हिफाजत और कंट्रोल है वो किसी हद तक तुर्की के पास भी जा सकता है, इस एतबार से कह सकते हैं। लेकिन अमलन सऊदी अरब की हुकूमत को ख़त्म करना और मक्का और मदीना का कंट्रोल हासिल करना ये बड़ा मुश्किल है और इसके लिए ज़ाहिर सी बात है जंग का होना, बगावत का होना, ये सारी चीज़ें लाजमी होंगी। बहरहाल नाज़रीन काम, अच्छी बात है, मुस्लिम दुनिया के दरमियान इत्तिहाद होना चाहिए और आपस में मुसलमान एक हो जाएं, कुफ्रिया ताकतों के ख़िलाफ़ एक हो जाएं। अगर ये मुसलमान एक हो जाएं, अमेरिका और यूरोप की ग़ुलामी से निजात के लिए इकट्ठे हो जाएं, तो यकीन माने मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर गालिब भी होंगे और मुसलमान पूरी दुनिया के अंदर हुक्मरानी भी करेंगे। बदकिस्मती ये है कि ऐसे हुक्मरान मुसल्लत हैं जो अमेरिका की ग़ुलामी भी करते हैं, यूरोप की ग़ुलामी भी करते हैं, जो कभी भी मुसलमानों को उरूज हासिल करने नहीं देते। लेकिन मेरे अल्लाह का वादा सच्चा है कि मुसलमान गालिब होंगे, इस्लाम हर घर में फैलेगा और यकीनन ये होकर रहेगा। ये वीडियो दोस्तों के साथ नशर कर दें ताकि वो भी मालूमात हासिल कर सकें। मज़ीद खबरों के लिए मेरा यूट्यूब चैनल न्यूज़ की दुनिया लाज़मी फॉलो कर लें। अब तक के लिए इतना ही इजाज़त दीजिए। अस्सलामु अलैकुम वरहमतुल्लाहि वबरकातुहू।